हेलो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी का क्रैश कोर्स। क्या पॉलिटी का क्रैश कोर्स मतलब इसमें आपको एनटीपीसी एसएससी वगैरह के लिए जो है, देखो यूपीएससी वगैरह की तो बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, जो एसएससी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से रिलेटेड में, बहुत ज़्यादा आपके कवर हो जाएंगे। पॉलिटी का क्रैश कोर्स मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें बेसिक से हर चीज़ और का मतलब एलोबरेटली समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ रखा है, जस्ट एक रिवीजन पर्पज के लिए है ये। ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। और हम पॉलिटी के मेन मेन जो जितने भी हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर बात करेंगे हम किसके बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, यूपीएससी के बारे में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, और लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, पंचायत के बारे में, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, और क्या कहते हैं कि विधान परिषद के बारे में, विधानसभा के बारे में। तो हम इन सब को क्या करेंगे, अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है। मतलब इनसे इनसे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं, जितने फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, तो इन सबको हम क्या करेंगे, एक तरह से पूरा टच देंगे और मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जरूरी है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का पहला क्रैश कोर्स। तो ये आज हमारा पहला दिन है। तो शुरू करते हैं। हम शुरू किससे करेंगे, शुरू करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला दिन लिख रहा हूं मैं, डेमोक्रेसी। हम कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। एक्चुअली व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? देखो, डेमो मतलब होता है पीपल, पीपल, और क्रेसी मतलब रूल। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर जनता का रूल हो, है ना। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता का रूल। ये क्या है? डेमोक्रेसी है। मतलब यहाँ पर जो अंतिम सोर्स है, जो फाइनल सोर्स है पावर का, वो कौन है? पीपल है। देखो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इंडिया में फाइनल सोर्स ऑफ पावर मतलब शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? अब उस वक्त हम क्या सोचेंगे, अरे सुप्रीम कोर्ट, नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रपति नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल क्या है? पीपल। तो मैं एक्चुअली जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन में बताता चलूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनने की शक्यता है। ठीक है। तो जो हमारा ये सेशन है वो बाइलैंग्वेज रहने वाला है, मोस्टली एक्चुअली हिंदी में ही रहने वाला है। ठीक है। लेकिन जो वर्ड है वो हमारे इंग्लिश में चलेंगे। तो मैंने क्या कहा, फाइनल सोर्स ऑफ पावर क्या है? पीपल है। क्या है? पीपल मतलब जनता। ठीक है। डायरेक्टली, अब दे यूज इट आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। मतलब या तो भाई जनता डायरेक्टली उसको क्या करना, रिप्रेजेंट कर रही हो, या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे भारत में अंतिम स्रोत क्या है शक्ति का, तो क्या कहना है? पीपल है, हमारी जनता है। अच्छा, ओके। अब हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है हमारे भारत का, स्टेट का, मतलब नेशन का, भारत का? हेड ऑफ द स्टेट। अगर मैं बात करूं सेंट्रल लेवल पर, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? एक्चुअली अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। याद रखना है, राष्ट्रपति। अच्छा, अगर मैं कोई, ये है प्रेसिडेंट क्या है? एक नॉमिनल हेड है। क्या है? नॉमिनल हेड है। और रियल हेड कौन होता है? मतलब जिसके पास रियल पावर होती है, वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर आ जाए कि हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, तो आपको क्या लिखना है? प्रेसिडेंट लिखना है। मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। देखो, जो मैं इसमें लिख रहा हूं ना, वो आपको रट लेना है, लिख लेना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो आपकी वीडियो है, अगर आप इसको कंप्लीट कोर्स को करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई इधर उधर की बात नहीं है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको मुद्दे रटने हैं, समझने हैं और आगे चलना है। तो हमने देख लिया, आपके दो क्वेश्चन देख चुके हैं। पहला प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू नो, सारे ही जानते हैं लगभग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके।
कब इन्होंने जो ऑफिस ज्वाइन कब किया था? ऑफिस ज्वाइन किया था 26 जनवरी 1950। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो ऑफिस ज्वाइन है, मतलब हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने कब से स्टार्ट किया था? 26 जनवरी 1950 से उन्होंने उन्होंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया था। और एक आपको याद रखना है, एक वर्ड आता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्या? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है, आपके उदाहरण है। अच्छा, एग्जांपल क्या है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का? मतलब जहां पे हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा हो पीपल का, तो वो क्या है? पंचायत, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, है ना? हम इन दोनों के बारे में बहुत ब्रीफली आगे जाके डिस्कशन करेंगे, पूरे आर्टिकल सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बस कहने का मेरा मतलब था इस वर्ड का, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब पंचायत, म्युनिसिपल एक्सेट्रा। तो इनको एक तरह से लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। मतलब मैंने जब खुद एक एग्जाम दे रहा था, तो उसमें पूछ लिया था लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट से आपका क्या मतलब है? लोकल गवर्नमेंट से मतलब, या फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मैंने बताया उदाहरण, तो हमारा ये हो गया। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है हमारा? पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये हमारी लोकल गवर्नमेंट है। एक्चुअली हमने जो गवर्नमेंट को 3 टायर में बांटा है। सेंट्रल, जहाँ पे हमारी पीएम वगैरह बैठते हैं, स्टेट और लोकल। लोकल हमारा स्टेट और सेंटर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारी जनरल थिंग्स। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइक, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ रिटन है, याद रखना, कैसा है? लिखा हुआ है, और सुप्रीम है, सुप्रीम है। दूसरा क्या है? लेंथियस्ट है, मतलब सबसे लंबा, अगर पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन वो किसका है? हमारे भारत देश का, हमारा महान देश भारत। और सबसे लंबा अगर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भारत का है, तो सबसे छोटा किस देश का है? सोचो। यूएसए, अमेरिका। तो सबसे छोटा किसका है? अमेरिका का है। सबसे लंबा किसका है? इंडिया का है। ठीक है। देखो, जो आपको नोट्स बनाने हैं, आप साथ में बनाते चले। मैं यहाँ पे बस समझा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ ना व्हाइट बोर्ड पर, वो आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो शायद मैं आपको जो मैं लिख रहा हूँ उसको, उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब है लेंथेस्ट हो गया, शॉर्टेस्ट यूएसए हो गया। ओके। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और फीचर्स क्या है? रिजिड है। कैसा है? रिजिड। और फ्लेक्सिबल भी है साथ में, कमाल है ना। अब ये कैसे भाई? फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल मतलब आसानी से जिसको चेंज किया जा सकता हो, वो उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब, रिजिड से मतलब है ऐसा नहीं कि भाई खुरदुरा है, नहीं। रिजिड का मतलब ये है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते इजिली। अब हम कह रहे हैं कि हमारा संविधान दोनों ही है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड मतलब क्या है? आप देखो, कुछ हमारे यहाँ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आप बहुत मुश्किल से चेंज कर पाओगे, इजीली चेंज नहीं किए जा सकते। और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, अगले चलते हैं। क्या फीचर हो सकते हैं? स्पेशल प्रोविजन है। हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, जैसे शेड्यूल 5, है ना, और शेड्यूल एरिया होता है ना, शेड्यूल एरिया डिफाइन कर रखा है हमने। शेड्यूल ट्राइब, इस तरह के, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। तो मैं कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट को हम सेम ट्रीट करते हैं, नहीं। कुछ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। भाई कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको अगर हम सारे स्टेट को सेम ट्रीट नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो हमें उनको क्या करना है? साथ में लेकर आना है। तो इसलिए स्पेशल प्रोविजन भी है। लाइक, जैसे मैं बात करूं, पहले जम्मू कश्मीर के लिए भी था 370, अब हट गई है, वो बात अलग है। चलिए, अगला और क्या फीचर हो सकता है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा तो नहीं है ना कि उत्तर प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उत्तराखंड का अलग है, नहीं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे भारत के लिए। ओके। सबसे लास्ट में क्या देखते हैं? पहले कितने पार्ट थे इसके, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे? पार्ट कितने थे? 22। कितने? 22। और आर्टिकल कितने थे? ये आपको रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है, 395। और शेड्यूल कितने थे? 8। कितने? 8। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले, फर्स्ट मतलब अर्लियर,
पार्ट कितने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? मतलब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, उसमें मैंने पार्ट बांट दिए भाई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह की चीजें है ना। तो पहले कितने भाग थे? पार्ट मतलब भाग। हमारे संविधान के कितने भाग थे पहले? अब नहीं, पहले। ये आता है 22। कितने? 22। और आर्टिकल कितने थे? अनुच्छेद कितने थे? 395। और शेड्यूल, अनुसूचियां कितने थी? 8। ये आपको रटना है, ये है पहले। ये क्या है? पहले की बात कर रहा हूं मैं। और अब कितने हैं? 25। ये क्या है? मोर देन 400, लगभग 465 के लगभग, 464 से ऊपर ही है। और शेड्यूल कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12। तो पार्ट 22 से 25 हो गए, और शेड्यूल 8 से 12 हो गए। हम इन सारे शेड्यूल्स के बारे में, कि 12 शेड्यूल क्या है, शेड्यूल 1 क्या है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, सब अनुसूचियों के बारे में, अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। मेन मेन हम आर्टिकल देखेंगे, पार्ट देखेंगे। ठीक है। अब ये मैंने बता दिया हमारी पॉलिटी का क्या हो गया। पॉलिटी में सबसे पहले हमने क्या बात करी? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या भाई? उसके फीचर्स देखे हमने। हमने देखा कि लिखित है, हमने देखा सुप्रीम है, हमने देखा रिजिड भी है, हमने देखा दुनिया का सबसे लंबा संविधान है हमारा। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। और अब जब हमने देखा कि ये रिजिड भी है, रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। और 22 पार्ट थे, 25 हो गए, 395 आर्टिकल थे, 464 से अब ज्यादा आर्टिकल हैं लगभग। अब शेड्यूल कितने हैं? 8 हैं। 8 से कितनी होगी? 12 शेड्यूल हो चुके हैं हमारे, मतलब अनुसूचियां। अब हम हर एक के बारे में देखते चलेंगे। ठीक है। और देखते हैं कि एक बार क्वेश्चन आ गया था कि नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या बता सकते हैं हमारे संविधान का नाम क्या है? नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखना। अजीब है, पर जब पता नहीं होता ना, तो एग्जाम में गड़बड़ होता है फिर। अरे ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है? हमारे आर्टिकल 393। 393। खैर। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटीफाई किसने किया है? मतलब जो काफी अच्छे रंग बिरंगे चित्र बना देना, ऐसे फ्लावर, पेड़, है ना, ये मैंने बना दिया। इस तरह की चीजें ब्यूटीफाई किसने किया? जैसे सपोज मैं लिख रहा हूँ, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ये तो सिंपल। और मैं कहूँ ऐसे लिखना, है ना, इस तरह की इस चीजें ना, कर्सिव राइटिंग में लिखना, या फिर कुछ डायग्राम बनाना, मतलब ब्यूटीफाई करना उसको, ये किसने किया है? नाम आता है जी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटीफाई किसने किया है? ब्यूटीफाई किसने किया है? नंदलाल बोस। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ लिया जाता है। नंदलाल बोस। आनंद, है ना, नंदलाल बोस। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अब तक हमने पढ़ा, देखो हमने पढ़ा, पहले पढ़ा कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक की रट लगा के रखते हैं, डेमोक्रेटिक क्या है। फिर हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप जब इस कोर्स को पूरा खत्म करेंगे ना, आप देखेंगे कि रियली आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ है। ठीक है, प्रॉमिस। तो अब हमने पहले पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम किसको पढ़ेंगे? जिसने इसको बनाया है। किसने बनाया है जी? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आपको पता है दूसरा नाम क्या है इसका? उर्फ, इसको टेम्पोरेरी पार्लियामेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन सीधा आता है, सिंपल, कि टेम्पोरेरी पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? अब वहां पे एग्जाम में यार किसे कहते हैं? टेम्परेरी पार्लियामेंट होती है, शायद लोकसभा को कहते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही हम टेम्पोरेरी पार्लियामेंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि एक्चुअली ये बनी कैसे, ये कितने सदस्य थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले डिमांड करी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू 1935 में। ठीक है। अब होता क्या है कि ये बनी कब थी? ये मतलब बनी
फॉर्म्ड, कब फॉर्म हुई थी? नवंबर 1946 में। किस प्लान के तहत? प्लान का नाम भी याद रखना, कैबिनेट मिशन प्लान। क्या? कैबिनेट मिशन प्लान। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम क्या है दूसरा? टेम्पोररी पार्लियामेंट। कब बनी थी? नवंबर 1946 में बनी थी। किस प्लान के अंडर बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी थी। ठीक है, अब देखो आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी और किस प्लान के अंडर बनी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं कहूं कि अगर इसकी फर्स्ट मीटिंग, एक्चुअली जो ये है ना सब आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सभा कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, और सेशन कितने हुए थे टोटल इसके? 11। कितने? 11। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं बताता हूँ कैसे। ये आपको ना बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना इस चीज में। पहली मीटिंग और पहला सेशन दोनों बहुत अलग चीज है। देखो फर्स्ट मीटिंग, अगर आ जाए फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग आप इसको लिख सकते हैं किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मैं सीए लिख रहा हूं इसको। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, सेकंड मीटिंग कब हुई थी? सेकंड मीटिंग कब हुई थी आपकी? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस फर्स्ट मीटिंग में कौन बना था प्रेसिडेंट? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और जब सेकंड मीटिंग ठीक 2 दिन बाद ही तो मिल रहे हैं, 9 दिसंबर 11 दिसंबर, अब प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कैसे प्रेसिडेंट हुए? टेम्पोरेरी। क्या? टेम्पोरेरी। और ये कोई कैसे प्रेसिडेंट हुए? परमानेंट। तो मैं कह सकता हूं, अब देखो कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। डॉक्टर, अब मैं कहूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखो टेम्परेरी प्रेसिडेंट मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कितने दिन के लिए प्रेसिडेंट रहे? सिर्फ 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, अब ये तो हो गई मीटिंग के बारे में। अगर मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेशन, वर्ड पे ध्यान देना, मीटिंग नहीं सेशन। तो आप कहोगे वो तारीख है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर। देखो 9 और 2 11, 11 और 2 13। आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर, प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट। सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद। अब कौन प्रेसिडेंट बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक 2 दिन बाद पहला सेशन स्टार्ट होता है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ओके। और ये तो 15 अगस्त 1947 को तो हमारा क्या है? देश आजादी हो गया था। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। सॉरी, मेजर कमेटी कितनी थी? ये भी आ जाता है कि कितनी कमेटी थी, मतलब टोटल नंबर 13। 13 मेजर कमेटी थी, मेजर कह रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है वो मानी जाती है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कितने थे? 7। और चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 7 मेंबर थे। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि कितने सेशन कितने थे? 11 थे। कमेटी सेशन कितने हुए? 11 हुए। कमेटी कितनी थी?
मेजर कमेटी, देखो मैं टोटल कमेटी में मेजर कमेटी कितनी थी, मतलब मुख्य मुख्य 13, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे सदस्य, जिसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सेशन कितने थे, सेशन थे 11। और फर्स्ट सेशन कब था, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, हमने पढ़ लिया टेम्पररी प्रेसिडेंट के बारे में, हमने पढ़ लिया किसके बारे में, परमानेंट प्रेसिडेंट के बारे में। अब वो क्या पढ़ सकते हैं, अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट तो पढ़ लिए, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे श्री एच सी मुखर्जी। कैसे, एच सी मुखर्जी, मुखर्जी, कौन से मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, याद रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एच सी मुखर्जी। ओके, और कॉन्स्टिट्यूएंट लीगल एडवाइजर कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर कौन थे, हमारे श्री बी एन राव, बी एन राव। देखो ये आपको रट लेना है, मैं बहुत बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ही आपको करा रहा हूं, ठीक है, और उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट लीगल एडवाइजर तो आपको रट लेना है इसमें, बी एन राव। अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट तो एच सी मुखर्जी, मैं बात करूं उनका टेम्परेरी प्रेसिडेंट तो सचिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो पार्टीशन से पहले कितने मेंबर थे, पार्टीशन के बाद कितने मेंबर थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने पर्सनली देखा है कि टेस्ट में आता है। ठीक है, अब तो इसका एक चार्ट है, वो आपको याद रखना है। टोटल मेंबर कितने थे बिफोर पार्टीशन, बिफोर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन। अब देखो हमारा जो पूरा इंडिया था, अगर मैं आपको बताऊं, वो कुछ तो थे प्रोविंशियल स्टेट जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर आते थे, और कुछ थे प्रिंसली स्टेट जहां पे राजे रजवाड़े हुआ करते थे। तो जो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर आते थे उन्हें कहते हैं प्रोविंस, क्या कहते हैं, प्रोविंस। और जहां पे राजे रजवाड़े होते थे उन्हें क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, दो तरह के स्टेट होते थे। अब बिफोर पार्टीशन कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, 389, जिसमें से प्रोविंसेस से कितने थे, 296, और प्रिंसली स्टेट के कितने थे, 93। ठीक है, ये आपको रट लेना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन कितने मेंबर रह गए, क्योंकि भाई पाकिस्तान अलग हो गया ना, तो जैसी बात है मेंबर भी कम हो जाएंगे। कितने मेंबर रह गए, कुल 299। प्रोविंसेस से अब कितने थे, 229, और प्रिंसली से कितने रह जाएंगे, जैसी बात है 70 रह जाएंगे। तो ये जो डेटा है, ये जो चार्ट है, ये आपको रट लेना है। प्रोविंसेस मैंने बता दी जहां पे डायरेक्ट राज करते थे ब्रिटिश, प्रिंसली जहां पे राजे रजवाड़े हुआ करते थे। ठीक है, एक्चुअली राजे रजवाड़े भी ब्रिटिश के अंदर ही हुआ करते थे, पर वो डायरेक्टली नहीं थे। ठीक है, तो टोटल पार्टीशन से पहले 389 आते हैं, ये नंबर आते हैं, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि रट लेना इनको, 296, 93, 299, 229 और 70। गॉट इट। चलिए, अब और क्या पढ़ सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कि भैया पास कब हुआ, है ना, या फिर मैं कह सकता हूं अडॉप्टेड एंड अनेक्टेड। अगर ये दोनों वर्ड आ जाए, अडॉप्टेड और एनेक्टेड, एनेक्टेड, इस वर्ड में काफी कंफ्यूजन रहता है कुछ को। एनेक्टेड का मतलब एकदम किसने, अच्छा लागू होना, नहीं नहीं, अडॉप्टेड, एनेक्टेड, या फिर कह दिया जाए कि पासिंग। तो तीनों एक ही दिन है, कि एक ही बात है। कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया था, अडॉप्ट कर लिया था, अनेक्ट कर लिया था। इसीलिए 26 नवंबर को पहले क्या कहते थे, नेशनल लॉ डे, लॉ डे, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या लिख कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। अब ये भी आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे कौन सा दिन होता है, 26 नवंबर। 26 नवंबर ही क्यों होता है, मैंने बता दिया, क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था, या ये कह दो अडॉप्ट किया था, गोद लिया था, अनेक्ट किया था। कुछ भी आ जाए, 26 नवंबर 1949 आपको टिक करना है।
26 नवंबर को पहले नेशनल लो डे कहते थे, अब उसको गवर्नमेंट जो है करंट गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, नेशनल लो डे का नाम बदलकर क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, मतलब संविधान दिवस 26 नवंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर ये आ जाए कि भैया इंप्लीमेंट कब हुआ था, लागू कब हुआ था, या एनफोर्स कब हुआ था, एनफोर्स तो कब हुआ था वो, 26 जनवरी 1950। अब देखो 26 जनवरी को ही क्यों हमने इंप्लीमेंट किया, 26 जनवरी की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, अब बता सकते हैं मुझे। भाई 26 नवंबर को हमने पास कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि भाई 1 जनवरी से कर देते, नया साल था चलो, लेकिन हमने 26 जनवरी तक वेट क्यों किया। एक्चुअली 26 जनवरी का एक इंपॉर्टेंस और है। 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला, आजादी से पहले इंडिपेंडेंस डे बनाते थे, इंडिपेंडेंस डे। तो अगर ये आ जाए कि आजादी से पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस कब होता था, तो 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अब आगे किसके बारे में पढ़ेंगे हम, आगे प्रिम्बल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा और रह गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लाइक उनकी कमेटीज, है ना, कमेटीज, कि भाई किस कमेटी के कौन से सदस्य थे। मैंने बताया कितनी कमेटी थी, 13 कमेटी थी मेजर। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि अब इनके चेयरमैन के नाम आते हैं, तो आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात कर रहा हूं ड्राफ्टिंग कमेटी, देखो इसका तो मोस्टली सभी को पता रहता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब आ जाता है रूल्स कमेटी, रूल्स कमेटी, या और एक और कमेटी है, कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ऑन नेशनल फ्लैग। इन दोनों के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, ये जो कमेटी में लिखवा रहा हूं, अब देखो मैंने एक्चुअली याद करके गया था, नेशनल फ्लैग कमेटी, मैंने बताया ना कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, भाई इसके कमेटी के चेयरमैन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब वहां पर एक्चुअली हिंदी में आ जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं झंडा, झंडा समिति। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं, हम इनको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, झंडा और इसके रूल, आप ऐसे मतलब ये याद रखने का तरीका है, वरना कमेटी दोनों लगे। तो झंडा की झंडा समिति आ जाए या रूल समिति आ जाए, नियम रूल्स कमेटी आ जाए, दोनों के सदस्य कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रहेगा आपको, रूल्स कमेटी या नेशनल फ्लैग कमेटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक कमेटी है कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन पर को काम कैसे करना है उसके ऊपर भी कमेटी थी, और उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जी वी मावलंकर, मावलंकर, जीवी, है ना, सबको जी जी बोलना है बिल्कुल, फंक्शन अच्छे से करना है। और क्या है, और कौन सी कमेटी है, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी किसी ना किसी कमेटी के चेयरमैन तो होंगे ही ना, तो यूनियन, यूनियन पावर कमेटी, पावर, एक मिनट, कमेटी, यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई जवाहरलाल नेहरू उस वक्त क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तो भाई उनके हाथ में बहुत सारी पावर थी, तो पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर ओ सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब 3 कमेटी और है, एक है प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी,
एक है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, और एक है माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। इन तीनों कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है सारी स्टेट को एक साथ करने में आजादी के बाद। तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रोविंशियल इनका ही काम था, मतलब प्रोविंशियल मतलब क्या है, राज्य। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार, और माइनॉरिटी, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया, इन सब के बारे में कि अगर आज नाम आ जाए तो आपको याद रखना है इन सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, झंडा समिति और रूल कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अंबेडकर। अब दो कमेटी और रह गई हैं, कौन कौन सी? फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार, राइट। देखो फंडामेंटल कमेटी के जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे चेयरमैन, बट फंडामेंटल राइट सब कमेटी आ जाए अगर सब कमेटी, तो इसके चेयरमैन कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी, ठीक है। और माइनॉरिटी सब कमेटी की आ जाए अगर, माइनॉरिटीज सब कमेटी की आ जाए तो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। और ये वही एच.सी. मुखर्जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट भी थे किसके? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट कमेटियां मैंने आपसे शेयर की हैं, कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फ्लैग और रूल्स कमेटी राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन फंक्शन फंक्शन आ जाए अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे फंक्शन करना है तो जेवी मावलंकर। पावर कमेटी आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रोविंशियल कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी या माइनॉरिटी, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया की कमेटी आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फंडामेंटल राइट सब कमेटी आ जाए तो जेबी कृपलानी, और माइनॉरिटी सब कमेटी आ जाए तो एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। देखो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, माइनॉरिटीज, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो ये हमने सब पूरा टोटल देख लिया। अब किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो आज हम अपना लेक्चर नहीं खत्म समाप्त करते हैं। हमने क्या क्या देख लिया इसमें? हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन हाँ असेंबली के बारे में। अब हम कल देखेंगे किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, आगे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपना लेक्चर फिनिश करता हूं। थैंक यू।